नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हमारे साथ जुड़ी है एक बेहद ही खास शख्सियत सिंहराज अधाना जी। जी हाँ, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में शूटिंग में सिल्वर लाकर देश को गौरवान्वित कर दिया है। आज ये महान शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है। आज हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त किए। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो ये पल आप महसूस कर पा रहे हैं उसके बारे में ज़रा बताएं। ये पल बहुत ही अद्भुत है। मेरे पास शब्द नहीं है। जब मैं 10 तारीख को 10 बजे के करीब हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने हमारा मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट पे उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद बदरपुर बॉर्डर पर मैं जब पहुंचा तो पूरे एनसीआर एरिया से हज़ारों लोग हमारे स्वागत के लिए खड़ा था। तो ऐसा लगा कि शायद पूरा ही भारत यहाँ समाया हुआ है। लोगों का उत्साह प्रेम देखकर हमारी आंखें नम होगी। बहुत ही शानदार नज़ारा था वो। जी, बहुत ही खास बात ये है कि आपने 2 मेडल भारत को दिए हैं, तो उस चीज़ के बारे में क्या कहना है? किस तरीके से आपने उस सफलता को प्राप्त किया है? बिल्कुल, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं एक साथ 2 मेडल ला पाया शूटिंग में, और ये बहुत कम देखने को मिलता है हिंदुस्तान के एथलीट्सों के पन्ने में। तो ये साथ ही पहली बार पैरालंपिक आप जाएं और 2 मेडल ले आए। ये सिर्फ मेरे परिवार के आशीर्वाद और देश की जनता का प्रेम था, जिसकी बदौलत मैं ये करने में कामयाब हुआ। जी, जब आप यहाँ से गए थे तो आपको क्या उम्मीदें थी कि आप किस तरीके से इस पैरा ओलंपिक में टोक्यो में जो चल रहे थे, किस तरीके से आप अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं, भारत का नाम ऊंचा कर सकते हैं? क्या आपकी आशाएं थी? जब मैंने शूटिंग शुरू करी थी तो अपनी वाइफ से वादा किया था कि आप मुझे शूटिंग मैंने जो शुरू करी है वो करने दो। और क्योंकि मैंने बिज़नेस छोड़ दिया था, परिवार पर ध्यान देना कम कर दिया था उस दौरान, तो मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि आप मेरा अगर कोऑपरेट करते हैं जैसे सदा आप करते हो और परिवार का ध्यान रखते हो, मेरे माँ बाप का सबका, तो मैं शूटिंग में वो करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं कर पाया हूँ। मैं अपने देश और परिवार का मान बढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उस संघर्ष में हम काफ़ी उतार चढ़ाव देखकर मैंने एक ही चीज़ कही थी अपने आप से कि सिंहराज, अभी नहीं तो कभी नहीं। टोक्यो में मेरा पूरा भरोसा था शुरू से ही कि मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं, क्योंकि एक बहुत अच्छी टीम हमारे साथ थी। हमारे जो कोचेज़ हैं, ओम प्रकाश चौधरी जी और जेपी नोटियाल, सुभाष राणा जी, बहुत बेहतरीन कोच थे हमारे साथ। उसकी बदौलत मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था। रही जो थोड़ी बहुत कसर रहती थी, ऊपर वाले बंसी वाले की कृपा थी, माँ बाप का आशीर्वाद था, तो मैंने वो सभी कष्ट पूरे कर लिए और मैं अंत में कामयाब हुआ। जी सर, जब हम कहीं किसी से मिलते हैं, किसी और देश में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। टोक्यो में भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स रहे होंगे, तो क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली और क्या आपको वहाँ से अनुभव हुआ? अनुभव बहुत ही बेहतरीन है। हर टूर्नामेंट में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये इतने बड़े लेवल पर एक अनुभव था, वो बहुत शानदार था। मेरे पास शब्द नहीं उस अनुभव को व्यतीत करने के लिए। लेकिन खास बात देखी थी हिंदुस्तानियों के प्रति जापानी लोगों का जो प्रेम था वो बहुत ही सराहनीय है। वो उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि हम हिंदुस्तान के भारत थे। जैसे ही मैंने फर्स्ट मेडल जीता तो जितने भी वहाँ लोग थे जापान के, तो उन्होंने मुझे खड़े होकर क्लैपिंग जो शानदार करा और मुझे नमस्ते और धन्यवाद बोला मेडल लाने के बाद, और अगले मेडल के लिए शुभकामना मुझे दी। वो बहुत सराहनीय था। मैं आपका प्रैक्टिस टाइमिंग के बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या आपका शेड्यूल रहता है और क्या डाइट प्लान रहता है, ज़रा उसके बारे में बताएं। मेरा जो मॉर्निंग का डाइट प्लान है, मैं बहुत ही खास डाइट प्लान बनाता था अपने लिए, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है पिछले 7 साल से। तो मैंने अपने लिए ऐसा कुछ बना रखा था जिसमें नट्स हैं और चिया सीड्स वगैरह हैं, 2 अंडे उबले हुए रहते थे, और फिर ये हम सप्ते के अकॉर्डिंग चेंज करते थे। हर दूसरे 3 दिन में अपनी डाइट चेंज करता था, और ख़ासकर मैं गेहूं का कम इस्तेमाल करता था खाने में। मैं ज़्यादातर मोटे अनाज का इस्तेमाल करता था, जैसे मक्का है, बाजरा है, तो चने हैं। इस तरीक़ा से मेरी वाइफ ने मेरे बहुत कोऑपरेट करा। मेरे डाइटिशियन थे ओजीक्यू की टीम के, वो हमेशा मेरे डाइटिशियन चार्ट बनाते थे, मैं उसको फॉलो करता था समय के अनुसार। और मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठने के बाद रात के 10 बजे तक कंटिन्यूस ये अभियान में लगा रहता था। कई बार ऐसा दौर आया कि मैं प्रैक्टिस में था, मेरे गेस्ट मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आते थे, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता था कि मैं आपको 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का टाइम है। तो इस दौरान बहुत लोग मुझसे नाराज़ भी हुए, लेकिन अब शायद उनकी नाराज़गी दूर
हो जाएगी, और मैं उन सब के लिए माफ़ी भी चाहूँगा जो मैंने उनको समय नहीं दिया। जी सर, आज के टाइम में देखा जाता है कुछ यंगस्टर्स हैं स्पोर्ट्स में आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि एक साथ ही उनको मेडल्स अचीव करने हैं या फिर कुछ अच्छा खेलना है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से लाइफ में अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो किस तरीके से मेहनत करें? मैं ये जानता हूँ किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। आप यदि चाहते हैं कि हम कामयाबी आसानी से मिल जाती है, वो आसानी से नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा संघर्ष है और उसमें विश्वास रखने पे होती है कि एक बहुत अच्छी प्लानिंग यदि आपके पास है और अपने आप पर भरोसा है कुछ कर गुजरने का, तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि भारत की जो मिट्टी है उसमें एक अद्भुत क्षमता है। तो हमारी जो संस्कृति है वो हमें बताती भी है कि हमारी जननी जो माँ है, उसके अलावा धरती जो है वो हमारी माँ समान है। तो अगर हम इसका ध्यान रखें और सही उद्देश्य के लिए हम मंथन करें और लड़ाई लड़ें, तो उसमें हमारी पूरी सृष्टि के सभी चीज़ें हमारे साथ पॉजिटिव ताकत के रूप में उभरती है। जी, मैं इस गेम के बारे में पूछना चाहूँगी, जो आपका गेम है शूटिंग, किस तरीके से इसमें अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है, किस तरीके से ज़रा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जो शूटिंग है वो अन्य गेमों की अपेक्षा बहुत ही अलग है। इसमें बहुत ही ज़्यादा धैर्य और शांति की ज़रूरत है। नहीं तो मैं 15 साल जब टीचिंग लाइन में रहा और स्कूल में मैंने चौकीदारी करी, उस दौरान तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन उसके बावजूद मैं जो सामाजिक कार्य भी करता था शूटिंग में आने से पहले, तो मैंने देखा कि शूटिंग अन्य गेमों की अपेक्षा जो और गेम है, बड़ा उत्साह जोश की ज़रूरत है, इसमें बहुत धैर्य शांति की ज़रूरत है। तो मैंने सबसे पहले जो वर्कआउट करा वो ये करा कि मैंने देखा कि हिंदुस्तान में कौन ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत और शांत और सहज रहते हैं अपने गेम के प्रति। तो मैंने महसूस करा सचिन तेंदुलकर जी बहुत शांत रहते हैं अपने गेम के प्रति। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, उनकी एक्टिविटी देखी कि वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। फिर केजरीवाल जी थे, मैंने उनके बारे में बहुत अखबारों में पढ़ता था। जब इलेक्शन लड़ते थे तो कितनी कुछ अतत्व लोगों ने उनके साथ कई बार बदतमीजी करी, लेकिन उसके बाद उनका जो रवैया था वो बहुत शांत और सहनशील था। अपने काम पे पूरा फोकस था। फिर अमित शाह जी के आए तो उनके बारे में मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और उनकी प्लानिंग का कहीं जवाब नहीं होता। तो मैंने वो सब चीज़ें सीखी और समझी और अपने शूटिंग में उस सब चीज़ को मिला दिया। तो जैसे ही हम शूटिंग में आए तो मैंने वो मेडिटेशन का भी रूपरेखा इसमें अपनाई। तो मेडिटेशन में कई घंटे करता था। रात को कई दौर ऐसे आ जाते थे, मैं सोने के समय अधिकतर मेडिटेशन करता हूँ। तो मुझे पता चला कि सुबह के 4 बज गए। तो कई घंटे उसमें गुजर जाते, बहुत ज़बरदस्त आनंद आता था उस मेडिटेशन में। तो ये उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। आप जितना शांत रहेंगे तो अपना काम को अच्छा ढंग से आप कर सकते थे। जी, क्या लगता है सर आपको कि अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो अभी क्या और चीज़ों की ज़रूरत है कि जो सरकार को करने की ज़रूरत है, जिससे कि स्पोर्ट्स में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके? नहीं तो भारत सरकार ने बहुत अच्छी स्कीमें चला रखी है। जैसे खेलो इंडिया की ज़रूरत थी हिंदुस्तान में, खेलो इंडिया शुरू हो गया जिसमें नए बच्चे हमारे शुरू से ही गेम में आ सकते हैं। उनको पूरी सरकार सहायता करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और हरियाणा सरकार तो खेल नीति में सबसे आगे है पूरे भारतवर्ष में। इसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी है, आप उन्हें देखिए तो उनके कैबिनेट मंत्रालय में संदीप जी जो है खेल मंत्री हरियाणा के, वो एक हॉकी के कैप्टन रह चुके हैं। और स्पोर्ट्स से एक खिलाड़ी बन के एक मंत्री के पद पे पहुंचता है, ये एक हरियाणा में ही संभव है जहां एक खिलाड़ी को इतना बड़ा महत्व मिल सकता है। तो बाकी जो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो छूटती है, तो वो मैं समझता हूँ समय रहते हुए वो पूरी हो जाएंगी। जी, तो आप कब से शूटिंग से जुड़े थे, ज़रा उसके बारे में और बताएं। मैं फर्स्ट 2017 से मैंने नेशनल खेला था और फिर मैं 2 महीना ही उसको प्रैक्टिस कर पाया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 12 जनवरी 2018 से शुरू करा और फर्स्ट टाइम मैं नेशनल टीम में सिलेक्शन मेरा हो गया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले चिटूरस वर्ल्ड कप आपका फ्रांस में था, तो वो 2000 मैंने कोटा जीता मेडल के साथ। उसके बाद मैंने एशियन गेम में मेडल जीता। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू हर वर्ल्ड कप, हर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल ला चुका हूँ और अब तक मैं 15 मेडल मैंने लिए हैं दोनों इवेंटों में, 10 और 50 मीटर में। कुछ डिफ़िकल्टीज़ रही आपकी लाइफ में जिस तरीके से आपने सक्सेस को आपने अचीव किया है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ रही? डिफ़िकल्ट तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे मैं मध्यम परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरी जो फैमिली है किसान परिवार है, एक बहुत बड़ी फैमिली है। परिवार की जिम्मेदारी होती है खर्च करने का, उठाने का। एक दौर ऐसा भी आया कि स्टार्टिंग का जब मैंने शूटिंग शुरू करी थी तो मैंने 50 मीटर इवेंट शुरू कर दिया था। तो पर डे उसमें 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च आता था, क्योंकि एक जो एम्यूनिशन जो पॉइंट होता है, .22 जो गोली होती है, वो 25 से 30 रुपये की होती है अमाउंट।
तो मैं 200 से 250 शॉट पर डे चलाता था, क्योंकि बहुत से जो कोच थे वो मुझसे कहते थे, खिलाड़ी सिंगराज जी आप नॉर्मल शॉट चलाइए, जो सस्ता आता है ट्रेनिंग में वो हम चलाते हैं, आप ये इतना महंगा शॉट ट्रेनिंग में क्यों चलाते हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, आप शायद नेशनल की तैयारी कर रहे हो। तो जी। वो हंसते थे, नोकिया तुझे इतना गुरूर कैसे है। मैं गुरूर नहीं है, मेरा प्लानिंग का हिस्सा है। आप मुझे ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि मैं गोली चलाऊं, ये चलाऊं। मैं ये जो गोली चला रहा हूं आज ओलंपिक के ध्यान में रखते हुए चला रहा हूं, और मुझे यही एम्युनिशन चलाना ओलंपिक में। तो उन्होंने कहा यार ठीक है, गुड, बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरीक़ा से दौर आया, और एक दौर ऐसा भी आया कि कोचेज़ की और एम्युनिशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए। लेकिन मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो उन्हें पता चला कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ पैसे की वजह से, क्योंकि 1.5 से 2 लाख रुपए पर महीना खर्च होना और उसको मेंटेन करना, मैंने 7-8 महीने तो खींच लिया। लेकिन नेशनल से पहले जैसे ये दौर आया तो उन्हें भी दुख हुआ, तो उन्होंने मुझे अपने जो अमूल्य गहने, जो हमारे मीडियम परिवार के जो सबसे बड़ी धरोहर और इज्जत होती है जो हमारी, बड़ा दुख होता है वो विषय बताते हुए मुझे, क्योंकि हमारा वो सम्मान का विषय होता है, हमारा गुरूर है, हमारे पारिवारिक जो पूंजी होती है। तो वो दौर भी आया, उस दौर में उन्होंने मेरी सहायता करी, हेल्प करी। फिर जैसे ही मुझे हरियाणा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मिले, तो मैंने सबसे पहले उनके गहने उनको छुटा के दिए, और उनको भविष्य में प्रॉमिस करा मैंने कि मैं अब कमी नहीं आने दूंगा, ऐसा कि दोबारा ऐसा दौर आए जिससे आपको इस तरीक़ा से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। तो मैं उसी चीज़ में कहता हूँ सरकार से भी कि ऐसी नीति बनाए कि हम मेडल लाने के बाद तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं कि बहुत सारा पैसा हमें खिलाड़ी को मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। लेकिन मैं जैसी, अगर एक एथलीट शुरू से नर्सरी से जब चल रहा है, तो एक प्लानिंग ऐसी भी होनी चाहिए कि उसे घर और गहने बेचने की नौबत ना आए। इस पे मुझे लग रहा है अब काफ़ी गंभीर भी सरकार हो रही है। जैसे कि मुझे आने से पहले यहाँ पर मैसेज मिला मनोहर लाल खट्टर जी का, थी उन्होंने एक बड़ा प्लेटफार्म वो बना रहे हैं, और मिशन ओलंपिक में ध्यान रखती है वो एक स्टेडियम भी बना रहे हैं जहाँ इस तरीक़ा से खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है हरियाणा सरकार बहुत सही दिशा में चल रही है। जी, आपकी वाइफ ने, मैं अभी जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और मैं खुश हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो परंपरा है कि परिवार और हस्बैंड के साथ हमेशा खड़ा रहना, एक पत्नी होने के नाते उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट दिया। तो मैं भी उनसे प्रॉमिस करता हूँ, एक हस्बैंड होने के नाते सदा उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो नेक्स्ट जो गेम्स होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से अब अभी से तैयारी करेंगे? बिल्कुल, हमने तैयारी शुरू कर दी है। जब हम टोक्यो से वापस इंडिया के लिए आ रहे थे, तो हमारा फ्लाइटिंग का जो टाइम था वो 9 घंटे कुछ था। तो फ्लाइट में मैंने अपने कोच के साथ बैठकर फ्लाइट में ही एक नया गोल हमने तैयार कर लिया है, और पेरिस के लिए और एशियन गेम के लिए। एशियन गेम नेक्स्ट ईयर चाइना में है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप यूएई में है, अलेन चैम्पियनशिप होगी दुबई में। तो उसकी भी हमने तैयारी कर ली है। तो बस अब हमें मैदान में उतरना है और उसकी तैयारी करनी है। मेरे पास होमवर्क कंप्लीट है, मैं तैयार हूँ ट्रेनिंग के लिए। प्रधानमंत्री जी ने तो इन खेलों को नया महत्व दे दिया, जो देश आज़ाद होने के बाद जो आज तक नहीं हुआ, उन्होंने हमें कुछ दिन में ही वो कर दिखाया है। और हमारे मीडिया भाइयों और प्रधानमंत्री जी ने मिलकर जो योगदान दिया है इस खेल को, महत्व को, खिलाड़ियों को, वो आज हिंदुस्तान के हर कोने में खेल पहुंच गया है। खेल की नीति पहुंच रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं खेलने के लिए, उत्साहित हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि शूटिंग क्या चीज़ है, शूटिंग में हम कैसे खेल सकते हैं। यही सबसे बड़ी नीति है, क्योंकि जानकारी के अभाव की वजह से ही बहुत सारे जो लोग हैं जो काबिल हैं मेडल लाने के लिए, वो जानकारी के अभाव में घर तक बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ने जो सम्मान और जो मीडिया ने जो सम्मान दिया है, उसकी बदौलत आज आने वाला समय हिंदुस्तान का होगा खेल में। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बेहद ही कीमती वक्त हमारे साथ अपना साझा किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे सिल्वर मेडलिस्ट सिंगराज अधाना जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में जाने से पहले तैयारी की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया जो नेक्स्ट जो गेम होने वाले हैं उन्होंने अभी से ही अपनी कमर कस ली और किस तरीके से उसमें अपना प्रदर्शन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।